हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज फिर नेचुरल रिसोर्सेज का ये आपका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो मैं इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन ए सर्टेन रीजन। मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको स्टडी करता चला जाऊँगा और उसके बाद मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ जो मैंने अंडरलाइन किया है वो पूरी अंडरलाइन चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी कि अंडरलाइन की हुई चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट में हमारे पास है टेम्परेचर और रेनफॉल। जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन में सबसे ज़्यादा जो रोल हमारा होता है वो टेम्परेचर का है और रेनफॉल का है। जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होंगे वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा बनेंगे, और जब वहाँ पे ज़्यादा नमी बनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, रेनफॉल भी मैक्सिमम होंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा हिट करता है किसी एरिया को तो वो एरिया से क्या होगा कि बहुत सारे जो वाटर होते हैं वो वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है, और स्टीम में चेंज होने के बाद वो मॉइस्चर बनेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, रेनफॉल की एक्टिविटी करेगा। तीन बातों को इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो है सबसे पहला मैक्सिमम तो हिट करेगा कौन, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर मैक्सिमम हिट करते हैं तो उसके बाद मॉइस्चर बन जाते हैं। उसके बाद जिस एरिया में मैक्सिमम रेनफॉल होंगे, तो मैक्सिमम रेनफॉल जिस एरियाज़ में होते हैं उस एरियाज़ में मैक्सिमम क्या होते हैं, वेजिटेशन भी देखने को मिलेगा। तो आपको मालूम होगा कि कैसे एरिया जहाँ पे मैक्सिमम, जब देखते हैं आप हमारे पास जब रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रासलैंड देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि रेनफॉल की एक्टिविटी होने के कारण ही जब कोई भी एरियाज़ में जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो प्लांट है वो अपने आप ही उगने लग जाते हैं। तो इस एरियाज़ जो होंगे जो वहाँ पे डेंसेड वेजिटेशन को ज़्यादा बढ़ावा देता है, मीन्स डेंसेड वेजिटेशन इज़ फाउंड इन दिस रीजन। मीन्स इस रीजन में ज़्यादातर जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा बनेगा, मैक्सिमम हीट करेगा, उस प्लेस पे सबसे ज़्यादा घना फॉरेस्ट होगा, वहाँ पे डेंसेस्ट फॉरेस्ट मैक्सिमम होंगे। इन दी एरियाज ऑफ स्केंटी रेनफॉल, मीन्स जिस एरियाज में एक थोड़ा बहुत वर्षा होगी, स्केंटी रेनफॉल, थॉर्नी बसेस सरफाउंड, वहाँ पे एक थोड़ी बहुत झाड़ियाँ वगैरह पाई जाएगी, छोटे छोटे प्लांट वगैरह पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ एवरेज रेनफॉल, मीन्स जिस एरियाज में एक मिनिमम, एक या एवरेज कहूँ तो एवरेज जहाँ पे हमारा रेनफॉल होती है वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जिस एरिया में बिल्कुल ही मिनिमम होती है वहाँ पे छोटी मोटी कुछ जो कंटीली झाड़ियाँ वगैरह होती है वो पाई जाती है। और जहाँ पे मैक्सिमम हीट करेगा एंड मॉइस्चर जहाँ पे मैक्सिमम होंगे उस प्लेस पे मैक्सिमम हमारा वेजिटेशन भी पाया जाता है, और उस एरिया को डेंसेस्ट फॉरेस्ट के नेम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड में भी कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्प एंड टुंड्रा। हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड को कई टाइप्स में, वर्ल्ड का किस जो एरियाज हैं उस एरियाज को कई टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, वेजिटेशन अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, जिसमें से जो जहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो प्लांटेशन देखने को मिलता है वो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे ऐसे कुछ एरियाज़ जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट देखने को मिलते हैं। जो ग्रास लैंड, आपने ग्रास जो हमारे होते हैं, ग्रास जब किसी एरिया में मैक्सिमम ग्रास ही ग्रास देखने को मिलता है तो ग्रास लैंड कहलाता है। वही जो छोटे मोटे झाड़ियाँ होती है, स्कर्प्स जहाँ पे होंगे वो स्कर्प्स एरिया के नाम से जाना गया। और टुंड्रा, ये टुंड्रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टुंड्रा कहाँ पे होता है, तो जिस जो हमारा हिली रीजन्स होते हैं या माउंटेन रीजन जो हमारे हैं, माउंटेन रीजन का जो अपर लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूं कि मेरा जो मतलब मैक्सिमम जहाँ पे आइस भरा पड़ा होगा, तो क्योंकि जितना अपर एरियाज होते हैं, जितना मेरा हाइट बढ़ेगा उतना क्या होते हैं, मेरा क्लाइमेट का जो असर है वो डिफरेंट पड़ता है। क्या वहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो आइस के अकॉर्डिंग होता है, ध्यान रखना है कि वहाँ पे आइस के अकॉर्डिंग होता है रेनफॉल, और जिसके कारण आइस जब मैक्सिमम होंगे। और साथ ही साथ जब नॉर्थ रीजन में मैं चले जाऊँगा, जो अपनी वर्ल्ड जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की तरफ मैं चले जाऊँगा तो मैक्सिमम वहाँ पे क्या होते हैं, आइस ही होते हैं। और आइस आप नॉर्थ पोल पे चले जाइए, साउथ पोल पे चले जाइए, कहीं भी जाएंगे दो पोल पे ये आपका जो पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा।
और इस एरियाज़ में ज़्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट नहीं पाए जाते, छोटे मोटे फॉरेस्ट होते हैं। और ये आइसलैंड एरियाज में पाए जाने वाले सारे ऑल ओवर जो हमारे प्लांटेशन होगा वो टुंड्रा के नेम से जाना जाता है। क्लियर इज देयर। नेक्स्ट आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का कितने टाइप्स हैं? तो इन आवर प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन इन डिटेल। हेयर वी शैल लर्न ओनली इन ब्रीफ अबाउट द मेन काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट। आपने प्रीवियस तो क्लास में आपने इन चीज़ों के बारे में स्टडी किया ही होगा, लेकिन फिर से चलिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको फोकस करता हूँ। तो सबसे पहला मेरे पास है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स एक ऐसा फॉरेस्ट होता है जो एवरी टाइम होता है। ध्यान रखना है, एक एवरी टाइम होता है। एक हमारा जो ईयर, पूरी ईयर में इनकी जो लीफ होती है वो एक ही बार में सारे प्लांट का एक ही बार में नहीं गिर जाते हैं। ये अपनी एक मतलब ऐसे टाइम पीरियड अकॉर्डिंग इनका लीफ जो है सो अर्थ पे आता है कि सभी का एक साथ नहीं आता है। और पूरी जो फॉरेस्ट होगा वो पूरी घना होता है, डेंस होता है। साथ ही साथ वहाँ पे देखने को मिलेगा कि हरा भरा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। किस एरिया में देखने को मिलेगा ऐसा? उस एरिया में देखने को मिलता है जहाँ पे मैक्सिमम हीट करेगा एंड मैक्सिमम वहाँ पे रेनी सीजन आता होगा, या मैक्सिमम वहाँ पे रेनफॉल होगा। जब रेनफॉल की एक्टिविटी मैक्सिमम होंगे, हीट मैक्सिमम होगा। ये भी हीट और रेन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो हमारा जो सेंट्रल पार्ट है मीन्स इक्वेटर का जो पार्ट है हमारा, ये इक्वेटर पार्ट पे मैक्सिमम हीट होता है, क्योंकि सनलाइट मेरा इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो जो हमारा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मैक्सिमम इस एरियाज में ही देखने को मिलेगा। तो these forests are found in the areas where there is abundant supply of heat and rain. These forests are very dense and several kind of trees species are found in area. Means इस एरिया में कई टाइप्स के ऐसे फॉरेस्ट आपको, कई टाइप्स का स्पेसीज आपका देखने को मिलेगा प्लांट अकॉर्डिंग। They remain green throughout the year as they do not shed their leaves सिमुलटेनियसली। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो लीफ होते हैं वो एक ही टाइम में सभी का नहीं गिर जाते हैं, और ऑल पूरी साल ये हरा भरा फॉरेस्ट रहता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। टू टाइप्स के एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं। फर्स्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स। जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर का अपर आप चले जाइए 30 डिग्री एंड मीन्स नॉर्थ में आप चले जाइए 30 डिग्री एंड साउथ में 30 डिग्री आएंगे, तो इस एरिया को ट्रॉपिकल एरियाज के नाम से जानी जाती है। आपको ये मालूम होना चाहिए, नहीं जानते तो आप इन चीज़ों को याद करें कि ये जो एरिया जो आता है और ये 30 डिग्री जो एरिया है हमारा नॉर्थ एंड साउथ रीजन, ये दोनों के बीच का जो एरिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ता है। और मेरा इंडिया में टू टाइप्स का क्लाइमेट होते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो जो ट्रॉपिकल होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम वहाँ पे हमारा रेनफॉल होने की एक्टिविटी होते हैं। तो ट्रॉपिकल जो होगा सबसे बड़े लेवल पे यहाँ पे वर्षा होगी, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। एंड मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स एक थोड़ा सा मिनिमम जो ट्रॉपिकल जो हमारा रेनफॉल होगा मीन्स मैक्सिमम जो हमारा रेनफॉल होता है उससे कुछ थोड़ी सी कम मात्रा में होता है, और इससे अपर लेयर में होता है मीन्स 30 to 45 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारा इक्वेटर टू 30 डिग्री में जाऊंगा नॉर्थ एंड साउथ के एरियाज में, तो उस एरियाज में मैक्सिमम हमारा क्या देखने को मिलेगा, तो मैक्सिमम वहाँ पे रेनफॉल होता है, तो मैक्सिमम वहाँ पे फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इससे अपर जाएंगे, जब थोड़ा सा अपर जाएंगे 30 to 45 डिग्री, ये हमारा सब ट्रॉपिकल एरियाज होता है, और इस एरियाज में फॉरेस्ट देखने को मिलता है लेकिन थोड़ा सा डेंस से कम होता है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ये हमारा पास था साउथ अमेरिका, सेंट्रल जो मेरा एशिया है वहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेगा, फिर साउथ चाइना, साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ब्राज़ील etc. These are broad leaves and grow very tall to reach sunlight। यहाँ जैसे देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ये जो हमारा ट्री है, ये जो हमारा ट्री है ये इस एरियाज में देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज स्पीसीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है डेसिडियस फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं कि दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इन ऑर्डर टू कंजर्व
मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन मीन्स अपनी एक जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है, इस 1 ईयर के टाइम पीरियड में ये पार्टिकुलर पीरियड तक ही होता है और अपनी जो लीफ होते हैं, अपने पत्ते जो होते हैं, ये पेड़ अपने पत्ते को गिरा देते हैं और ये एक टाइम पीरियड अकॉर्डिंग इनका होता है और एक सेशन अपना पूरा करने के बाद अपनी पत्ते को पूरी तरह से गिरा देते हैं। तो थ्रू ट्रांसपिरेशन दिस फॉरेस्ट आर नॉट सो डेंस एज ए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मीन्स एक ऐसा फॉरेस्ट नहीं होता है जो घना टाइप का होता है, ये एक ऐसा होता है जिसकी जो पत्ते होते हैं एक टाइम के बाद गिर जाते हैं। देयरफॉर कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट इज पॉसिबल, इस पर कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन पॉसिबल होता है, जबकि आपको भी मैंने बताया इसके पहले वाले जो एरियाज है उसमें पॉसिबल नहीं होता, बट कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन डेसिडियस फॉरेस्ट में पॉसिबल होता है। देयर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, इनका भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड मिड लेटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट। अब मैंने आपको ट्रॉपिकल एंड मिड लेटिट्यूड तो बता चुका हूँ कितने डिग्री की एंगल होती है, कहाँ पे क्या होती है। दिस फॉरेस्ट एरियाज रिसीव रेनफॉल बिटवीन 50 to 150 सेंटीमीटर एनुअली मीन्स इनका जो होता है, जो वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, वो 50 to 150 सेंटीमीटर एनुअली इनका वर्षा इस एरियाज में होते हैं। These are found in monsoon लेड ऑफ एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, ये हमारा सेंट्रल अमेरिका एंड ब्राज़ील के एरियाज़ की और एशिया के एरिया में देखने को मिलता है। कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड यूरोप, ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका ETC, यहाँ पे मिड लेटीट्यूड वगैरह एरिया देखने को मिलता है, यहाँ पे बॉम्बू, महोगनी एंड सिनकोना, ये सारे रबड़, ओक, बीस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलता है और इम्पोर्टेंट ट्री स्पीसीज इस एरिया में देखने को मिलेगा। अब सी नंबर पे मेरे पास है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ये क्या होता है कि दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट से बिटवीन 30 एंड 40। यहाँ पे जो रेनफॉल की एक्टिविटी होगा वो 30 to 40 होता है, 30 to 40 डिग्री एंगल की बात कर रहा है। ये हमारा जो नॉर्थ एंड साउथ है, नॉर्थ साउथ के 30 to 40 डिग्री एंगल पे होता है इक्वेटर से, और नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर दे रिसीव एवरेज एनुअली रेनफॉल अबाउट 150 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे पर ईयर 150 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर होते हैं। विच ऑक्वर इन विंटर ओनली, दीज आर ऑल्सो एवरग्रीन एंड डोंट शेड देयर लीव्स इवन इन ड्राई सीजन्स मीन्स एक ऐसे होते हैं जो अपने हमारे जो जब ठंडी सीजन आती है, ठंडी सीजन में भी अपनी एक्टिविटी को, अपनी जो इनका जो ग्रीन की जो एरियाज है वो अपने आप को कभी भी नहीं छोड़ रहे होते, अपने पत्ते को नहीं छोड़ते हैं। देज आर फाउंड इन द मेडिटेरेनियन, यूरोप, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, ये सारे जो एरियाज़ है, इस एरियाज़ में ये आपका देखने को मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। पार्ट्स ऑफ साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, कॉर्क, ओक, ओलिव ETC इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन सच फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपके पास है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स हमारा जो नॉर्थ साइड है, सब जो ऊंची सबसे, जैसे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में जहाँ पे आइस से भरा पड़ा है उस एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे आर ऑल्सो नोन एज बोरिल फॉरेस्ट, इसे बोरिल फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाती है। दिस फॉरेस्ट आर ग्रोन अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया ETC टू शेव, ये सारे यूरेशिया वगैरह एक एरिया का नाम है, ऐसा ना समझ, जैसे यूरेशिया का मीन्स ये समझ लीजिए यूरोप और एशिया दोनों मिलके होता है यूरेशिया। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका तो आप जान रहे होंगे, नॉर्थ पोल आप समझ रहे होंगे। तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया ETC ये एरियाज में पाए जाते हैं। टू शेव फ्रॉम द वेट ऑफ accumulating and falling snow, the trees have thick needle shaped leaves, soft wood trees such as the pine, spruce, यहाँ की जो इनके जो पत्ते होते हैं वो इस प्रकार का होता है कि एक मीन्स चौड़ी टाइप का होगा, और एक ऐसा पत्ते होते हैं कि ये आपका जो आप जैसे आइस एरियाज में आप देखना कि जो पत्ते होंगे वो बहुत बड़े लेवल का वहाँ पे सबसे पहले प्लांट देखने को नहीं मिलता है, बहुत छोटे मोटे प्लांट देखने को मिलेंगे, एक छोटे मोटे झाड़ियाँ वगैरह देखने को मिलेगी, और जो भी आपके होंगे उनके जो पत्ते होते हैं बहुत मोटे टाइप का होते हैं।
और ये जो आपका देखने कौन सी फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, तो कोनीफेरस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। और ये आपका जो है सो आपका यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ पोल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। फॉर द लास्ट 2 centuries देयर हैज़ बीन ए रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स ये पिछले हमारा जो सेंचुरी 2 centuries से मैं देखूँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली मीन्स बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ किया है इन वर्ल्ड, विच कॉज लार्ज स्केल destruction of forest to get land for growing crops to feed such large population। मीन्स इस जो मेरे पास मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए, अब मुझे फूड चाहिए। और फूड कहाँ से मिलेगी, जब मैं क्रॉप्स लगाऊंगा, जब मैं फार्मिंग करूंगा। और उस फार्मिंग के लिए क्या चाहिए, तो लैंड चाहिए। अब ये सारे उस लैंड के लिए क्या करते थे कि फॉरेस्ट का जो भी प्लांट लगा हुआ है, बहुत सारे जो ट्री हैं, तो उस वेजिटेशन को पूरी तरह से विनाश कर दिए, बर्बाद कर दिए और उस एरिया में नए नए फार्मिंग करने लग गए। इससे क्या हुआ कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन, जो हमारा फॉरेस्ट है, वो चीज़ें पूरी तरह से हमारा अर्थ से मिटने लगा है। एज वेल एज फॉर रेजिडेंस कंस्ट्रक्शन रोड्स। तो अब कंस्ट्रक्शन रोड मीन्स हमारा पास जो भी रोड बन रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का ऑल ओवर वर्क हो रहे हैं, इसमें क्या है, कहीं ना कहीं लैंड चाहिए। और लैंड जो है फॉरेस्ट को मिटा करके वहाँ पे डिफरेंट कंस्ट्रक्शन काम किया जा रहा है और रेसिडेंस बनाया जा रहा है, घर भी बनाया जा रहा है, किसी भी चीज़ों का आवास बनाया जा रहा है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वनिशिंग रैपिडली। मीन्स अभी पूरी ऑल ओवर दुनिया को मैं देखूँ तो फॉरेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म करके कवर किया जा रहा है, अपनी एक तेज़ी से पूरी तरह से फॉरेस्ट को मिटाया जा रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस रिसोर्सेस। इस रिसोर्सेस को बचाने के लिए कंजर्वेशन की बहुत ही नीड है और इसकी कंजर्व करना बहुत ही अर्जेंट नीड है। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। अभी हमारा क्या है, हमारा वेल्थ है। फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा तो मेरा स्वास्थ्य कैसे बचेगा, क्योंकि वहाँ से मुझे क्या मिलती है, तो वहाँ से मुझे ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के विदाउट इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसकी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उसकी अपनी लाइफ नहीं जी सकता। तो दे गिव शेल्टर टू एनिमल एंड अलोंग विथ देम हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। मीन्स इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स ऑर्गेनिज्म का जो बैलेंस है वो कहाँ से बना हुआ है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा जो फॉरेस्ट है उस एनिमल का एंड ऑल ओवर जो डिपेंड है हमारा प्लांटेशन पे, वो जी नहीं सकता है जब तक हमारा प्लांट नहीं जिएगा, जब तक फॉरेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि फॉरेस्ट के विदाउट इंसान नहीं जीवित रह सकता है, इंसान भी नहीं जीवित रह सकता, साथ में एनिमल जो वाइल्ड लाइफ है वो एक तरह से उनका घर है, वो एक उनका आवास है। तो वो घर उनका जो रेसिडेंस है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो एनिमल को भी कहीं ना कहीं एक दिन एक ऐसा समय आएगा जो एनिमल भी मुक्त हो जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस बट लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। बट हमारा डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटाई का काम फॉरेस्ट का बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। साथ में सुनेमीज कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस ETC मीन्स बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का तो आपको बता ही रहे हैं, कंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस और इट आर डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। और इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को पूरी तरह से मिटाया जा रहा है, पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। दिस फॉरेस्ट गिव अस लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन, और ये मुझे ऑक्सीजन देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस वैल्यूबल मेडिसिन प्लांट्स। हमारा जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे जो मेडिसिन का मैं यूज़ करता हूँ, मेडिसिन कहाँ से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट से आ रहे हैं, और वो प्लांट्स कहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में है। तो फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा तो मेरे पास मेडिसिन भी नहीं आ पाएगा। वी शुड मेक वेरी एक्टिव एफर्ट टू सेव दिस प्रेशियस रिसोर्सेज बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ों का, तो ये एफर्ट लगाना है मुझे अवेयरनेस पे, मीन्स लोगों में एक जागरूकता फैलानी है कि नहीं, मुझे जो फॉरेस्ट है उसको नहीं कट करना चाहिए, उसकी कटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। एमंग पीपल थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम। यदि सारे ऐसे पीपल हैं यदि अवेयरनेस के सहारा लेते हैं तो अवेयरनेस प्रोग्राम अकॉर्डिंग, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री एंड वामनोत्सव, ऐसा एक्टिविटी में एक ऐसा प्रोग्राम करूं जिसमें सारे लोगों को बुलाऊं और फॉरेस्ट की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से मैं अवगत कराऊं। और दिस प्रोग्राम शुड बी
इनकरेज्ड एट दी रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। एक रीजनल लेवल पे हो या कम्युनिटी लेवल पे यदि ऐसा प्रोग्राम को किया जाए तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी और वो फॉरेस्ट को मिटाने से थोड़ा सा बचेंगे या ऐसा लोगों को भी बताएंगे तो धीरे धीरे ये कंजर्वेशन किया जा सकता है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और मैं ये बताऊं कि मुझे और प्लांट को लगाने हैं और प्लांट को बचाने हैं और सारे पेड़ पौधे को और अधिक जितना मैं लगा सकता हूं मुझे लगाने चाहिए। देयर शुड बी ए बैन ऑन ओवर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। और मैं पूरी तरह से बता दूं कि ओवर कटिंग को पूरी तरह से अब फॉरेस्ट में बैन हो चुका है और मुझे इस पे बैन करने के लिए मेरी नीड होनी चाहिए और मुझे ओवर कटिंग पे थोड़ा सा भी फोकस अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके विदाउट हमारा पूरी ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म नहीं जिंदा रह सकता है। थैंक यू।